आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था। ये आपका प्रैक्टिस सेट आज 55वां नंबर है। आपको पता है कि आपका एग्जाम डेट दे दिया था, हमने पहले ही बताया था। जिस दिन वैकेंसी आया था उसी दिन आपको हम बता दिए थे कि आपको जो है मात्र 2 से 3 माह का समय देने वाला है। और अब जो है देखिए इससे भी कम समय है, तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपका जो है 24 तारीख से बोल सकते हैं सोमवार से 24 तारीख सोमवार से जितना भी बिहार पुलिस में एग्जाम हुआ है सभी का हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे और ये प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए। और उसके बाद जिस तरह की आपका एग्जाम में हम आपका साथ दिए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सभी का जो है मैराथन आपको करवाएंगे। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको अभी ये करना है कि जो हम 24 तारीख से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे उसको करना है। और ये प्रैक्टिस सेट तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्लास से। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। अच्छा, याद रखिएगा अभिलेख किसको कहा जाता है, ये सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए। जिस तरह देखिए कि मान के चलिए कि अभी मोदी जी का सरकार है और मोदी जी अगर आपको कोई भी चीज़ बताना चाहते हैं तो वो जो है मीडिया के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है। उसी तरह जब प्राचीन भारत में राजा महाराजा थे, उसने जो है जो भी चीज़ आपको बताना चाहता था प्रजा को, वो जो है अभिलेख के माध्यम से कोई बड़ा पत्थर पर, चट्टान पर लिख कर जो है उसको समझाया जाता था और सूचित किया जाता था। तो सबसे पहले जो अभिलेख जारी करने वाला राजा था उसका नाम क्या था? तो अशोक नाम था। ये भी ध्यान दीजिएगा, अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक कौन हुआ? अशोक हुआ। अशोक ने कुल 14 अभिलेख जारी किया, जिसमें कि सबसे इनका बड़ा अभिलेख आपको पूछा जाएगा। इनका बड़ा अभिलेख कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा 7वां अभिलेख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 7वां। अब जब बड़ा देख लिए तो आप छोटा भी याद रखिएगा। सबसे छोटा अभिलेख अगर आपको पूछेगा तो ये रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। ये आपका बड़ा अभिलेख जो है बिहार पुलिस पूछ दिया गया है। और याद रखिएगा अशोक का जो है याद रखिएगा एक मास्की है। क्या है? मास्की। ठीक है, और एक याद रखिएगा गुर्जरा। क्या बोलेंगे? मास्की, गुर्जरा। और एक याद रखिएगा नेट्टूर। ये तीनों अभिलेख ऐसे हैं जिसमें कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बस इस तरह के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद ही करना होगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो देखिए इनके सबसे पहले इनका पिताजी का नाम आपको ध्यान देना चाहिए। तो इनका पिताजी का नाम क्या था? फिलिप था। क्या था? फिलिप था। और ये इनके जो पिताजी थे वो मकदूनिया के शासक थे। कौन थे? मकदूनिया का शासक था। और सिकंदर की बात करेगा तो इनका जन्म कब होता है, ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि इनका जन्म जो है कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है याद रखेगा 356 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 356 बीसी में हुआ था। और मृत्यु भी याद रखेगा, मृत्यु इनका अगर आप देखें तो 330-23 बीसी में जो है इनका मृत्यु हुआ था। अब चलिए हम लोग यहाँ से डील करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनके पिताजी का नाम फिलिप था, तो ये भी ठीक है। फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था, तो बिल्कुल ठीक है। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय पर अभियान 356 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी सभी का सभी कथन जो है क्या है यहाँ पर सही भी है। अब देखिए सिकंदर से जो भी आपको यहाँ तो प्रश्न हो गया, और जो इससे प्रश्न रिलेटेड होता है, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में किस वंश का शासन था मगध पे? तो याद रखनी है नंद वंश का। किसका था? नंद वंश का शासक था। और बोल सकते हैं नंद वंश का राजा कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद था। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि सिकंदर के साथ जो सेनापति आया था सेल्यूकस निकेटर, और इस यहाँ पर जल सेनापति आपका बिहार पुलिस पूछा था। क्या बोलेंगे? जल सेनापति पूछा था। तो जल सेनापति से याद रखिएगा कौन हो जाएगा? निर्याकस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निर्याकस हो जाएंगे। ठीक है, इतना बात को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, घोड़ा दागने प्रथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने का प्रथा किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा, खिलजी वंश के बोल सकते हैं संस्थापक तो नहीं, लेकिन खिलजी वंश का महान शासक अगर आपको पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा समाज बोल सकते हैं समाजवादी, बोल सकते हैं समाजवादी जो है मतलब कि बोल सकते हैं समाजवादी में ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए इनका नाम जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी का याद सकते हैं, बोल सकते हैं दामाद, और इनका भतीजा भी था। और जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे। अगर आपको खिलजी वंश का संस्थापक पूछेगा तो वो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और इसी का भतीजा और दामाद बना बाद में जौन कौन कौन जाके? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और बोल सकते हैं अपने चाचा का हत्या कर
खिलजी वंश के संस्थापक बने, राजा बने और अलाउद्दीन खिलजी से यहाँ तक ज़्यादा प्रश्न पूछे जाता है। तो घोड़ा दागने का प्रथा, तो ये भी याद रखिएगा, सैनिकों का हुलिया। और याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी भी पूरे विश्व विजय प्राप्ति करना चाहता था सिकंदर के भांति, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन याद रखिएगा इन्होंने जो उपाधि धारण किया था, उपाधि का नाम पूछा जाता है सिकंदर ए सानी। क्या बोलेंगे? सिकंदर ए सानी का उपाधि किसने धारण किया था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ये घोड़ा दागने का क्या मतलब था? याद रखिएगा कई घोड़े जो है आते थे और मतलब कि बोल सकते हैं युद्ध में जो है खराब घोड़ा सैनिक लेके आ जाते थे, जिससे कि युद्ध में हार का चांस ज़्यादा बढ़ जाता था। इसीलिए घोड़ा को दाग दिया जाता था कि ये घोड़ा अच्छा है, ये घोड़ा खराब है। और ये सैनिकों का हुलिया क्या था? मान के चलिए एक सैनिक के पास अगर 10 घोड़ा है, तो वो जो है क्या करते थे, 10 घोड़ा का पैसा ले लेते थे और वही घोड़ा फिर दूसरे को दे देते थे। वो भी जाके 10 घोड़ा का वेतन ले लेते थे। इसीलिए जो है सैनिक का हुलिया लिख दिया कि आपके पास जो है इतना घोड़ा है। तो ये सब बात जो है अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने याद रखिएगा सीरी किला का निर्माण किया था। क्या बोलेंगे? सीरी किला का निर्माण किसने किया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया था। आपको पूछा जाएगा अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण भी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ पर इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी की बात करेगा तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? इब्राहिम लोदी हुआ। और इब्राहिम लोदी याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या बोलेंगे? पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करेगा, पानीपत प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को पराजित कर इनका मृत्यु हो गया। और याद रखिएगा इन्हीं के जगह पर मुगल वंश की स्थापना डाली किसने? बाबर ने। और कौन युद्ध के कारण? तो याद रखिएगा पानीपत के युद्ध में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में सभी जानकारी है, आपको सभी जानकारी मिलेगा। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। फिरोज शाह ने फतवात ए फिरोज शाही की रचना की थी। बिल्कुल ठीक है, फिरोज शाही ने अपने जीवनी पर जो है फतवात ए फिरोज शाही की रचना की थी। जियाउद्दीन बरनी व शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया था। बिल्कुल ठीक है, जियाउद्दीन बरनी इनके दरबार में रहते थे और शम्स ए सिराज रहते थे। फिरोज शाह ने तांबे का सोने का निर्मित सिक्का चलाया। इसने और कई भी सिक्के चलाए, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इनकी मृत्यु 1338 ईस्वी में होगी। ये गलत हो गया, इनका मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1388 ईस्वी में। ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। और गलत ही आपको चुनना था। याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक की बात करेगा तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल गिरवाया। क्या बोलेंगे? फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश के शासक हुए। और बोलेगा नहरों का जाल किसने बिछाया? नहरों का जाल किसने बिछाया? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का जाल बिछा के याद रखिएगा इन्होंने एक सिंचाई कर लिया, हर्क ए सर्व। क्या बोलेंगे? हर्क ए सर्व सिंचाई कर से किससे संबंधित हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक के संबंधित हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक में सबसे अधिक दास रहता था। तो याद रखिएगा दास के लिए इन्होंने क्या बनाया था? बंदगान विभाग। क्या बोलेंगे? दान ए बंदगान किसने बनाया था? तो याद रखिएगा ये बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और याद रखिएगा इनके द्वारा में इनके दरबार में जो है कई सारे बोल सकते हैं आपको इन्होंने दान भी बहुत ज़्यादा दिया जाता था, जिसके लिए दान ए बोल सकते हैं बंदगान इसके लिए बनाया था। और दास प्रथा के लिए दास जो रहता था उनके लिए बनाया था दीवान ए बोल सकते हैं, दीवान ए बोल सकते हैं खैरात। क्या बोलेंगे? दीवान ए खैरात एक विभाग चलाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंशन विभाग से संबंधित था। किससे था? पेंशन विभाग से संबंधित था। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान देनी है फिरोज शाह तुगलक से। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था? तो आपको बता देना चाहते हैं कि बलबन से लेके इसने जो है कार्यकाल देखा था मोहम्मद बिन तुगलक तक। और ये कार्यकाल कौन थे? तो याद रखनी है निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। तो बक्सर की लड़ाई याद रखिएगा कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें याद रखिएगा भारत की संयुक्त सेना थी। और इधर से कौन था? तो हेक्टर अंग्रेज अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। और बोल सकते हैं भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन से? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। ये बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद दिया गया है यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये अंग्रेज बीच था और इधर से ये तीनों था। तो ये बिल्कुल दोनों कथन सही है। इस युद्ध का अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो ये भी ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। तो ये सभी का सभी कथन जो है सही हो जाएगा। और बोल सकते हैं 22 अक्टूबर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें जो है इसके बाद जो है एक संधि होता है। उस संधि का याद रखेगा, यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उस संधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। और इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। और ये संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय थे। और उसके बाद दूसरा जो इलाहाबाद की संधि हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब बोल सकते हैं सुजाउद्दौला थे। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए
आगे की सवाल देखेंगे, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो याद रखिएगा सिख धर्म के संस्थापक की बात करिएगा तो सिख धर्म का यहाँ पर संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है गुरु नानक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे। तो इतना आपको ध्यान दीजिएगा। और इस प्रश्न का अंतर अगर चेचक से बोल रहा है कि मृत्यु, तो याद रखनी है आठवें गुरु, याद रखिएगा गुरु किशन। क्या बोलेंगे? गुरु किशन राय, याद रखेंगे गुरु किशन राय। गुरु किशन राय का मृत्यु किससे हो गया था? चेचक के कारण हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर से गुरु से अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो याद रखनी है लंगर प्रथा को किसने स्टार्ट किया था? लंगर प्रथा को अस्थाई किसने बनाया था? तो याद रखिएगा गुरु अंगद हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? गुरु अंगद हो जाएगा। इसने जो है स्टार्ट किया था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता था, तो याद रखनी है पांचवा गुरु आपको याद रखना है, एक नौवां गुरु। पांचवा गुरु आपका कौन हो जाएगा? अर्जुन देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव हो जाएंगे। और नौवें गुरु की बात करेगा तो ये आपका कौन हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? तेग बहादुर हो जाएंगे। अर्जुन देव की बात करेगा तो अर्जुन देव आपका कौन सा हो जाएगा? पांचवा गुरु, जिसकी हत्या किसने करवाया था? मुगल वंश के शासक हुआ करते थे कौन? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र याद रखेगा खुसरो खां अर्जुन देव के दरबार में गया और इनके इनके द्वारा जो है विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ। इसीलिए जो है जहांगीर ने पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कर दी। उसी तरह तेग बहादुर का मृत्यु किसने किया? मुगल शासक औरंगजेब ने। किसने किया? औरंगजेब ने किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। सिख धर्म का अगर पूछेगा आपको अंतिम गुरु कौन हुआ? अंतिम गुरु कौन हुआ? तो याद रखिए अंतिम एवं 10वां गुरु हुआ गुरु गोविंद सिंह। कौन बोलेंगे? गुरु गोविंद सिंह हुआ। गुरु गोविंद सिंह याद रखिएगा 1699 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्टार्ट किया था। ये सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया? देखिए जब 22 अक्टूबर 1764 को याद रखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुआ। इलाहाबाद की संधि में याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का उप दीवान जो है किसको बनाया? अंग्रेज को दे दिया। उसके बदले में इनको जो है 26 लाख का वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की गई अंग्रेज के द्वारा। उसके बाद जो है बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव जो है दीवान का पद दिया गया, लेकिन उसके द्वारा जो है दीवान का में क्या क्या होता था पद पद जो है ये संभालना नहीं जानते थे। उसके लिए जो है ये सभी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए उपदीवान का पद लाया। वहीं अगर पूछेगा कि बंगाल का उपदीवान किसको बनाया? तो मोहम्मद रजा खां को। वहीं अगर राजा सिताब राय का पूछेगा कहाँ किसको बनाया? तो याद रखिएगा बिहार का उपदीवान पूछेगा तो राजा सिताब राय। और यहीं पर अगर आपको उड़ीसा का पूछ दिया तो कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है राय दुर्लभ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राय दुर्लभ हो जाएंगे। और ये सवाल जो है आपका तीनों का तीनों बिहार पुलिस में पूछा गया। जब हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे प्रीवियस ईयर तो वहां पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 का। देखिए सबसे पहले क्या आता है? बंगाल में गवर्नर का पद आता है। क्या बोलेंगे? बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर का पद आता है 1757 के प्लासी युद्ध के बाद। और बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का क्या बना देता है? गवर्नर जनरल बना देता है। क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल बना दिया। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना दिया ये किस अधिनियम के द्वारा बनाया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? याद रखिएगा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के बनाया? 1833 के अधिनियम के द्वारा। और यही सवाल आपका पूछा गया था। उसके बाद क्या किया? भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का यहाँ पर गवर्नर जनरल लिख देते हैं इस तरह से, उसको जो है भारत का क्या बना दिया? वायसराय बना दिया। भारत का वायसराय बना दिया। और भारत का जो वायसराय बनाया ये किस अधिनियम के द्वारा? तो याद रखिएगा 1858 का अधिनियम। ये तीनों का तीनों सवाल यहाँ पर से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत के द्वारा अंतिम अगर गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपको भारत का प्रथम वायसराय भी पूछेगा, क्या बोलेंगे? प्रथम वायसराय भी पूछेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहां पर हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ। और इसका गठन किसने किया था? तो याद रखनी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या बोलेंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, और बोल सकते हैं इसका जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर भी कहाँ पर बनाया गया? तो लखनऊ में ही बनाया गया। कहाँ पर? लखनऊ में बनाया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन बने? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन बने? सचिव यहाँ पर ज्यादा पूछा जाता है। सचिव याद रखिएगा कौन हो जाएगा? एनजी रंगा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमजी रंगा हो जाएंगे। ये चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत
भारतीयों के लिए है, यहाँ भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज का गठन कब हुआ था? 1875 ईस्वी में बंबई में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बंबई में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्या बोलेंगे? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले पूछेगा स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया? स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ और इसने दिया था, याद रखनी है, वेदों की ओर लौटो। क्या बोलेंगे? वेदों की ओर लौटो, ये भी किसका कथन था? तो याद रखनी है, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती का संवेद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 से लेकर 1799 तक ये चला था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और रूसी क्रांति की बात करेगा तो ये कब चला था? 1917 में हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से हमारे प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में याद रखनी है समानता और बोल सकते हैं स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे? समानता और स्वतंत्रता की बात की गई और एकल बंधुता की बात की गई है। वहीं रूसी क्रांति की बात करेगा तो यहाँ पर से न्याय की बात किया गया है। 3 प्रकार के न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। खूनी रविवार की घटना घटी थी, ये 22 जनवरी 1905 को घटा था और ये कहां पर हुआ था? इटली में। याद रखिएगा, सॉरी, रूस के शासक बोल सकते हैं, रूस में। रूस का शासक को क्या कहा जाता था? जिस तरह भारत में पहले राजाओं का शासक था, उसी तरह रूस में भी जो है, इटली में भी बोल सकते हैं जो है, राजा का शासक था और राजा को वहां पर जार कहा जाता था। रूस में क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। वहीं जार पर याद रखिएगा, बोल सकते हैं निरंकुश होता था वहां का शासक और निहत्ता होता था, मतलब बोल सकते हैं निर्लठ होता था। और जिसमें कि बोल सकते थे मजदूर, मजदूर अपने परिवारों के साथ, मजदूर अपने परिवार और बच्चे के साथ जो है राजा के दरबार में जा रहे थे, एक बोल सकते हैं प्रमाण पत्र देने के लिए, मतलब एप्लीकेशन कोई भी चीज का था उसको देने के लिए जा रहे थे। लेकिन जार के शासक सेनापति जो थे, सेनापति ने निहत्ते मजदूरों पर जो है गोली इतना चलाया कि मत पूछिए। और उस दिन क्या था? रविवार था, इसीलिए हम लोग इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। इसका याद करने का ट्रिक है, याद रखनी है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या बोलेंगे? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ये याद रखिएगा। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरब से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूरब पूछे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर से क्या होगा? गौ से हो जाएगा, याद रखनी है, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। रौ से क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, मौ से क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पी से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद त्री से हो जाएगा त्रिपुरा। क्या बोलेंगे? त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा मी से हो जाएगा मिजोरम। क्या बोलेंगे? मिजोरम हो जाएगा। अब देखिए यही जो है 8 राज्य ऐसे हैं जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ से आपको एकदम याद रखनी है। मित्र पर गमछा झरा आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, जब आपको पूरब से पश्चिम कर देगा तब वहां पर आप फंस जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं हम लोग। केरल का जो है सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा अनाईमुडी, और इसकी अगर ऊंचाई पूछेगा 2695 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर से एक का हो जाएगा 3। नागालैंड की बात करेगा तो इसका हो जाएगा सरामती, तो ये हो जाएगा 4। उत्तराखंड का पूछेगा तो ये नंदा देवी हो जाएगा। और तमिलनाडु का पूछेगा तो ये दोदा बेटा हो जाएगा, तो ये 1 रखेगा। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 2637 मीटर। देखिए यहाँ पर से पूछा जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका अनाईमुडी। और ये दोनों का दोनों सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे गए, तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा 3-4-2-1। 3-4-2-1 लीजिए, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा 24 तारीख के बाद। ठीक है, चलिए कौन सी जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाता है? तो थारू जनजाति। और थारू जनजाति कहाँ पर निवेश करते हैं? उत्तराखंड में निवेश करते हैं। अब जो है ये लोग नहीं मनाते हैं, कम मात्रा में ही मनाते हैं दिवाली को शौक रूप में। खासी कहाँ पर है? तो याद रखनी है, गुजरात में है। कहाँ पर बोलेंगे? गुजरात में हो जाएगा जारो खासी गैंथिया। और भील कहाँ पर हो जाएगा? एमपी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मुंडा कहाँ पर हो जाएगा? तो ये झारखंड में हो जाएगा। आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदियां की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखनी है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। क्या बोलेंगे? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से अपना जल जो है तिब्बत में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करके ये अपना जल कहाँ लेके चल जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में लेके चल जाती है। और बांग्लादेश के बाद इसका जल जो है कहाँ पर गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ तक इसकी लंबाई की बात करेगा तो लगभग 2900 किलोमीटर है। अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नाम, जैसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और भारत की बात करेगा पर असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बात करेंगे बांग्लादेश में इनको जमुना के नाम से जाना जाता है।
यहीं बात करेगा इसके कई सारी सहायक नदियाँ हैं। इनकी सहायक नदियों की बात अगर हम लोग करें तो सहायक नदियों में हो जाएगा, याद रखनी है, दिबांग हो जाएगा, दिहांग हो जाएगा, ठीक है। दिबांग हो गया, दिहांग हो गया, कामेंग हो गया, मानस हो गया, लोहित हो गया, ये सब जो है इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर से सभी का सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर नदी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो नदी एक दिन में हम आपको एक उत्तर भारत का नदी, एक दक्षिण भारत का नदी, इस तरह से हम लोग बांट के पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपका टोटल क्वेरीज दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी की जब भी बात करेगा तो ये बांगर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टा याद रखिएगा, कछाड़ी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। क्या बोलेंगे? खादर और बांगर होता है। खादर को हम लोग नई जलोढ़ मृदा या नई कछाड़ी मिट्टी कहते हैं, और बांगर को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर पुरानी बोल रहा है तो ये हो जाएगा बांगर, और नई पूछेगा तो आपका खादर हो जाएगा। आगे की सवाल देखेंगे, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक संबंधित? ओंकारेश्वर योजना नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी की बात करेगा तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिराती है। इसकी अगर लंबाई की बात करेगा तो इनका लंबाई 1312 किलोमीटर कुछ बताया गया है, 1312 किलोमीटर। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे याद रखनी है ओरसंग। क्या बोलेंगे? ओरसंग हो गया, तावा हो गया, बंजर हो गया, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, आगे की सवाल को देखेंगे। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला एकमात्र राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे की सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो ये मशीनीकृत खान अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा, मशीनीकृत खान अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा बेलाडीला खान। बेलाडीला खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का अगर मुख्यालय पूछेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? नागपुर में अवस्थित हो जाएगा। कहाँ पर? नागपुर में, ठीक है। आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, ये चंदौली होगा, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गुजरात में नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तभी तुरंत हमने बताया महाराष्ट्र में होगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, दिन रात जिस कारण से होता है, देखिए पृथ्वी जो है, बोल सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसको, उससे को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या बोलेंगे? भू परिभ्रमण गति, भू परिभ्रमण गति बोलते हैं। तो इससे क्या होता है? दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात होता है। और यहीं पर बात करेंगे पृथ्वी, पृथ्वी अपना सूर्य का चक्कर जितना समय में लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं भू परिक्रमण, जिसको कि मतलब बोल सकते हैं कि मतलब जिसमें कि मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। मतलब कि बोल सकते हैं मौसम में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी जब अपने पूरी सूर्य के चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसको घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी? देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी उसको बोलते हैं जिसमें कि हमेशा उद्गार होते रहता है, उसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी। ये कोटोपेक्सी जो है एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पर हो जाएगा? इक्वाडोर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? इक्वाडोर में। एटना कहाँ पर है? इटली में। ये भी एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो 2 और 3 हो जाएगा। और फ्यूजीनामा जो है पहले सक्रिय ज्वालामुखी था, लेकिन अब जो है क्या हो गया? ये जापान में है, और ये अब प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया, मतलब कभी उद्गार होता है कभी नहीं होता है। तो अभी इसको सक्रिय में लेके चल सकते हैं, तो 2 और 3 और 4 हो जाएगा। और यहीं पर बात करेंगे एकांगुआ। एकांगुआ जो है ये बोल सकते हैं ये सुसुप्त ज्वालामुखी हो गया, मतलब इसमें कभी भी उद्गार नहीं होता है, ये एंडीज पर्वत पर है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 एवं 4। आगे की सवाल को देखेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो यांगसी नदी हो जाएगा, और यांगसी नदी कहाँ की है? चीन की है। और इसकी अगर लंबाई की बात करेगा तो लगभग इनकी लंबाई 6300 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यहाँ पर बात करेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी बोला जाता है। इसका गठन जो है कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। और इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इनका अध्यक्ष की बात करेगा तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। और 7 सदस्य थे, 7 सदस्य में एक अध्यक्ष था। अन्य सदस्य की बात करेगा तो 6 जो है अन्य सदस्य इनका हो जाएगा। तो यहाँ पर अन्य सदस्य पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 6 सदस्य। 6 सदस्य में कौन था? तो यहाँ पर से लिखे, हम पूरा लिख देते हैं, याद रखिएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या बोलेंगे? कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएगा। दूसरा की बात करेंगे, याद रखिएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्या बोलेंगे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा की बात करेगा तो के एम मुंशी। क्या बोलेंगे? के एम मुंशी हो जाएगा। चौथा की बात करेगा तो मोहम्मद सदातुल्लाह हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा की बात करेगा तो पांचवा आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, एन माधव राव। क्या बोलेंगे? एन माधव राव हो जाएगा। और छठा की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, वीटी कृष्णामाचारी की जगह पर कौन आया था? वीटी कृष्णामाचारी। क्या बोलेंगे? वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी हो जाएगा। एन माधव राव आया था बी एल मित्तर के जगह पर, और वीटी कृष्णामाचारी आया था, याद रखनी है, ये बोल सकते हैं किनके जगह पे आया था, इसको एक बार देख लीजिएगा। यही 6 सदस्य थे।
आगे की सवाल को देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? 169 में किया गया। किसमें? 169 में। याद रखनी है, विधान परिषद जो है भारत के सभी राज्य में नहीं है, मात्र 6 राज्य में इसका प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। 170 अनुच्छेद में क्या बोला गया है? विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया। क्या बोलेंगे? विधानसभा की संरचना की बात किसमें की गई है? तो 170 में। 168 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा, विधानसभा और बोल सकते हैं विधानमंडल और राज्यपाल सभी को मिलाकर विधानमंडल कहा जाएगा। 167 में क्या बोला गया है? बोल सकते हैं सीएम का कर्तव्य। क्या बोलेंगे? सीएम का कर्तव्य की बात किसमें किया गया है? तो 167 में किया गया है। तो याद रखनी है, विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है, मात्र 6 राज्य में है। उसको याद करने का ट्रिक क्या है? याद रखेंगे, कुंभ जाट। क्या बोलेंगे? कुंभ जाट को याद रखेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा। या तो इसका एक ट्रिक और है, तू भी मजा कर। जैसे के से क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या बोलेंगे? क से कर्नाटक हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। और एम से क्या हो जाएगा? सॉरी, महाराष्ट्र हो जाएगा। और बी से बात करेगा तो बी से आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और जे अब तो खत्म हो गया। ए से याद रखनी है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। टी से हो जाएगा तेलंगाना। तो यहाँ से यही सी 6 राज्य में है, तो इस 6 राज्य को एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु। देखिए, कोई भी पंचायत है, उसका अगर चुनाव आपको लड़ना है तो आपका एज कितना होना चाहिए? 21 ईयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 ईयर। आप देखिए यहाँ पर से वोटिंग का समय कितना है? वोटिंग का अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका 18 ईयर। 25 ईयर बोलेंगे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो ये सीएम का चुनाव लड़ना है और पीएम का चुनाव लड़ना। इस सब के लिए कितना एज आपको चाहिए? 25 ईयर। 30 साल की बात करेगा तो ये विधानसभा का चुनाव हो गया, और बोल सकते हैं विधानसभा का चुनाव हो गया, और सॉरी, विधान परिषद का चुनाव हो गया और राज्यसभा का चुनाव हो गया। इसके लिए आपको कितना एज होना चाहिए? 30 ईयर। और वहीं पर बात करेंगे राष्ट्रपति। क्या बात करेंगे? राष्ट्रपति बात करेंगे, राज्यपाल बात करेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन सभी की अगर बात करेगा तो इन सभी का एज कितना होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? 35 ईयर। इनको एकदम आपको याद रखनी है, यहाँ से एक सवाल आपको पूछे ही जाते हैं। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, निर्देशक तत्व का है, यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व की बात करेगा। ये जो है 36 से 51 इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल में, और भाग बोलिएगा संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जब अनुच्छेद 37 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 37 में बोला गया डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में वाद योग नहीं है, यानी कि अवाद योग है। कि अगर इसका कोई आपका अनुच्छेद का हनन होता है तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यही चीज बोला गया है। वहीं बात करेगा 36 में क्या बोला गया था? डीपीएसपी राज्य की परिभाषा। 38 में क्या बोला गया है? लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया। 39 में क्या बोला गया? निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। और उसके बाद 40 की बात करेगा तो ग्राम पंचायत का गठन। 41 में जाइएगा तो कुछ दशा के लिए सरकारी सेवा। 42 में दिया गया है, याद रखिएगा, प्रस्तुति सहायता। 42 में क्या बोला गया? प्रस्तुति सहायता। 43 में बोला गया निर्वाह योग मजदूरी। 44 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा, बोल सकते हैं समान सिविल संहिता। 45 की बात करेगा तो 5-6 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 46 में बोला गया एससी एसटी का प्रावधान। 47 में बोला गया पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में बोला गया कृषि एवं पशुपालन। 49 में बोला गया है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में बोला गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। और 51 में बोला गया विदेशी शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ये सब किस बात में बोला गया है? तो डीपीएसपी की भाग 4 में बोला गया है। आगे की सवाल को देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद को कोई भी सदन लगा सकता है, तो याद रखिएगा संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। याद रखिएगा, इसके पूर्व जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, राष्ट्र भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी? भारत का याद रखेगा 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनका कि पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ, तो याद रखनी है। सबसे पहला प्रधानमंत्री आपको याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा की बात करेगा तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। और तीसरा की बात करेगा तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। इसमें जो है लाल बहादुर शास्त्री का देश से बाहर मृत्यु हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ है? ताशकंद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ताशकंद में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर याद रखेगा संसद सदस्य में जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जीते हुए नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बनाता है। और इसका काम क्या है? संसद के जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य चुने गए हैं उसको जो है बोल सकते हैं शपथ दिलाना। इनका एक ही काम है, शपथ दिलाना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरण रूप से सदस्यों को शपथ दिलाना, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, वह कौन सा राष्ट्रपति नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष और स्वीकार चुना था? ये हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार आता है? ये कोलकाता का आता है। किसका आता है? कोलकाता। देखिए सभी जगह जो है उच्च न्यायालय नहीं है, हर स्टेट में नहीं है। तो ये जो अंडमान निकोबार है इस किसके अंतर्गत आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। आगे की सवाल की बात करेंगे, किस संवैधानिक संशोधन से कौन से राज्य, दो राज्य निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है? हाँ देखिए, बात करेंगे लोकसभा, यहाँ पर बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा में पहले कितना सदस्य था याद रखनी है, सीट था 500। तो एक संविधान संशोधन होता है, सातवां संविधान संशोधन 1956 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो 700 जो सीट था, सॉरी 500 जो सीट था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 525 कर दिया। फिर जो है एक संविधान संशोधन होता है, 31वां संविधान संशोधन 1972 में। इसके द्वारा क्या कर दिया? 525 सीट को बढ़ाकर कितना कर दिया? 550 कर दिया। तो ये चीज को एकदम आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां और 31वां हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग हुए लोहों से क्या होता है? तो अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका क्या होता है? Fe2O3 होता है। और यहाँ पर जो भी अणु होगा आपका, चाहे 10H2O हो, XH2O हो, तो उतना आपका भार अधिक हो जाएगा लोहे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, H2SO4 का एटोमेटिसिटी यानी कि परमाणुकता कितना है? सभी को जोड़ लीजिए, 4 हो गया, एक यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। सभी का नीचे वाला जो है इस जोड़ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बात करेंगे यहाँ पर नोबेल गैस। नोबेल गैस कौन कौन होता है? तो याद रखनी है, सबसे पहले आपको याद रखनी है हीलियम। हीलियम के बाद क्या होता है? नियॉन होता है। नियॉन के बाद क्या होता है? ऑर्गन होता है। ऑर्गन के बाद क्या होता है? क्रिप्टन होता है। क्रिप्टन होगा। ठीक है, क्रिप्टन होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। उसके बाद आपका जेनॉन हो जाएगा। तो ये जो है नोबेल गैस होता है। और ये नोबेल गैस में बात करेगा तो इस नोबेल गैस में हीलियम ही एक ऐसा तत्व है। उसके बाद सभी जितने हैं इनके जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन में 8 तत्व जो है भरे होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडा वाटर जो आप पीते हैं उसमें गैस और द्रव का विलयन है। ठोस और द्रव का विलयन को क्या बोलते हैं? जैसे आपका पनीर हो गया, पनीर जिसको हम लोग जेल बोलते हैं, वो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ठोस और द्रव का विलयन। द्रव और द्रव के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? पायस बोलते हैं। पायस मतलब दूध का, आपका जो दूध उदाहरण हो गया इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंप जैसे ही आया तो इसमें सोडियम भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? सोडियम। पीले लैंप कुछ पहले देखते होंगे आप लोग, जितना भी पीला लैंप होता था, जो जो वो हीट होता होगा वो लाइट जो है आपको ज्यादा मिलने देखने को प्रतीत होता होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्व स्थिरांक यानी बड़ी जी का इकाई है? बड़ी जी का मान देखिए आप क्या होता है? 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11 होता है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर होता है। यहाँ पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी केजी केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह इसका संकेत पूछा है सिर्फ एसआई, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन इसका पूरा मान याद रखेगा, बिहार पुलिस लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए पिलास, पिलास जो है प्रथम श्रेणी का उदाहरक है। क्या बोलेंगे? प्रथम श्रेणी का। यहाँ पर देखिए एक चीज याद रखेगा, फली। क्या याद रखेगा? फली याद रखेगा। फली से क्या हो जाएगा? फलक्रम हो जाएगा। फलक्रम। ठीक है, फलक्रम जो बीच में फलक्रम हम लोड लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तरक। द्वितीय उत्तोलक की बात करेगा तो लोड, जहां पर हम लोग भार लगाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय श्रेणी का उत्तरक। ये सभी जो है बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। ई मतलब होता है एफर्ट। क्या बोलते हैं? एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है कि जो हम सामान पर लोड लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए चाकू में कोई भी चीज रख के हम बीच में काटते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बंसी में याद रखिएगा पाछे हम पकड़ते हैं और बीच में वजन लगता है लकड़ी पर, तो वो हम लोग बोलते हैं बंसी। झाड़ू मतलब पकड़ते हैं पाछे, लेकिन वजन कहाँ पर लगता है? बीच में। इसी तरह से हम लोग इस सभी को छांट सकते हैं। उतना आपको एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिया बेग का विमा। देखिए कोनिया बेग की बात करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या बोलेंगे? रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन तो विमाहीन राशि है, लेकिन इसका हो जाएगा 1/t हो जाएगा। और इसका जब बीमा निकालिएगा तो M0L0 t ऊपर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यही इसका बीमा हो जाएगा, तो M0L0 t-1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ता जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल की बात करेगा तो टी बराबर क्या होता है? तो बोल सकते हैं 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी होता है। क्या होता है? रूट अंडर एल बाई जी होता है। तो यहाँ पर से लंबाई पर बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो इसका आयाम भी बढ़ेगा, सरक लोलक बढ़ेगा। और जो है याद रखिएगा, इसका अगर लंबाई कम होगा तो ये जो है समय भी आपका कम होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आयाम बढ़ाया जाता है, आयाम से कोई भी यहाँ पर नहीं है बात, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा,
निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम की बात करेगा, सबसे पहले गामा होता है, उसके बाद क्या होता है, अल्फा होता है। तो एक्स यू भी याद रखेगा, यहाँ इतने सा से आपका बन जाएगा, तो यहाँ पर से हो जाएगा अल्फा किरण हो जाएगा। किसी दिन हम आपको यहाँ पर पूरा डील करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से बात करेगा, तो ये देखिए एक आपका नॉमरिकल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण क्या होता है। तो कार का जो हैंड लैंप होता है, इसमें परवलयिक अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, परवलयिक अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर हमने आपको 50 क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, लेकिन 24 तारीख से जो है इसमें क्वेश्चन की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान दीजिए, और इसका प्रैक्टिस सेट आपको पहले टेलीग्राम लिंक पर भेजा जाएगा, आप लोग बनाइएगा, फिर इसका डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका 24 तारीख से याद रखेगा, यानी सोमवार से जो है जितना भी बोल सकते थे होमवर्क सीरीज चलता था सुबह में, हो होमवर्क सीरीज भी आपका चलता रहेगा। उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।